वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें 29 CFR 1910 सब पार्ट ई में 38 और 39 सेक्शन जो कि बेसिकली एमरजेंसी प्लानिंग और फायर प्रिवेंशन के बारे में है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियसली इसी लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस किया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ओशा एंड वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज जो कि सब पार्ट डी था, इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सो मूविंग ऑनवर्ड, देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट। द ट्रेनिंग लेक्चर विल प्रोवाइड द बेसिक ओवरव्यू ऑफ emergency planning and fire prevention. It will not cover the complete section of this particular 29 CFR subpart E. If you want to get in detail knowledge about this section, you have to go from the subpart E, exit routes and emergency planning, जिसमें हमारे पास section 38 and section 39 है। So moving onward, 29 CFR 1910 subpart E के हम दो सब sections को डिस्कस करेंगे, जिसमें 38 relevant to emergency action plans है एंड 39 relevant to fire prevention plans हैं। सो मूव ऑन करेंगे, हमारे पास 29 CFR 1910 38 emergency action plans हैं। तो बेसिकली व्हाट इज emergency action plan? तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। An emergency action plan is a written plan that tells a worker what to do in case of emergency. OSHA requires this plan to keep everyone safe. So simple is that emergency action plan एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एज पर द ओशा अगर हम देखें तो अबव 10 अगर किसी भी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं और वहाँ पे इनफ हैजर्ड है जिससे वर्कर की हेल्थ या सेफ्टी को मतलब कि कंसर्न हो सकता है, तो इन दैट केस ओशा रिक्वायर करता है कि रिटन एमरजेंसी प्लान होना चाहिए। और एमरजेंसी प्लान बेसिकली बताता क्या है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, कोई भी एमरजेंसी हो सकती है, जैसे कि फायर हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई टॉक्सिक गैस लीक हो सकती है, तो इस केस में आपने जो वो वर्स्ट इवेंट एक हो गया है उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए हमने क्या क्या इकदाम लेने हैं। तो पर्पस ऑफ एमरजेंसी एक्शन प्लान हमारे पास आ जाता है। तो एमरजेंसीज ड्यूरिंग एनी एमरजेंसी लाइक फायर, एक्सप्लोजन, जैसे नेचुरल डिजास्टर जिसमें हमारे पास फ्लड हो सकता है, जिसमें हमारे पास अर्थक्वेक हो सकता है, हरिकॉन्स हो सकते हैं, इन दैट केस पीपल इवैक्यूएट सेफली एंड क्विकली। जो भी रिक्वायरमेंट होंगी कि आपने शेल्टर इन प्लेस में जाना है या आपने बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है या आपने असेंबली पॉइंट के ऊपर जाना है, ये सारी चीज़ें इसमें रिटर्न होती हैं। द प्लान ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन एंड इंजरीज ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। और इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब भी कोई डिजास्टर हो जाता है, जब भी कोई अनडिजायर्ड इवेंट जो है वो हैपन मतलब कि ऑन साइट अकर हो जाता है, आफ्टर दैट उसके कॉन्सिक्वेंसेज को कम करने के लिए, अब कॉन्सिक्वेंसेज में हमारे पास पर्सनल इंजरीज आ सकती हैं, हेल्थ आ सकती है, या फिर हमारी इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशंस आ सकती हैं, उनको हमने किस तरह से मिनिमाइज करना है, ये एमरजेंसी एक्शन प्लान में मेंशन होता है। मूविंग ऑनवर्ड, एलिमेंट्स ऑफ द एक्शन प्लान। एमरजेंसी एक्शन प्लान के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एटलीस्ट द प्लान मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से जनाब? हाउ टू रिपोर्ट फायर्स एंड अदर एमरजेंसीज इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। अगर किसी प्लांट पे, किसी आप ये कह लें ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में एक सेक्शन में फायर स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले एमरजेंसी एक्शन प्लान में ये मेंशन होगा कि आपने फायर को रिपोर्ट किस तरह से करना है। या कोई अदर एमरजेंसी है जैसे कि टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है, कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन स्पिलेज हो जाती है, तो आपने उसको कैसे इन्फॉर्म करना है और किसको इन्फॉर्म करना है। देन स्टेप्स टू लीव द बिल्डिंग एंड एमरजेंसी एस्केप रूट्स। इसमें मेंशन होगा कि अगर आप प्लांट पे हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में इनसाइड किसी रूम में या ऑफिस में हैं, तो आपने किस एमरजेंसी रूट को यूज करते हुए वहां से इवैक्यूएट करना है। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू इफ सम वर्कर्स लेफ्ट इनसाइड द बिल्डिंग। अगर कोई बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो जाता है तो उसको रेस्क्यू किस तरह से करना है, ये भी एमरजेंसी एक्शन प्लान में मेंशन होता है। और एमरजेंसी एक्शन प्लान में एक रेस्क्यू टीम जो होती है उसको मतलब कि आप ये कह लें कि स्टैंड बाय किया जाता है कि इन केस ऑफ एनी सीरियस एमरजेंसी वो पर्सन जो भी इवैक्यूएट नहीं कर सकेंगे किसी बिल्डिंग से या प्लांट के किसी सेक्शन से, तो उनको किस तरह से रेस्क्यू करना है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। मूविंग नेक्स्ट, हाउ टू मेक श्योर एवरीवन इज सेफ एंड इवैक्यूएटेड। मतलब हेड काउंट कैसे करना है, किस तरह से मेक श्योर करना है कि कोई बंदा पीछे ट्रैप तो नहीं रह गया। लाइक इन द मॉर्निंग अटेंडेंस होती है, कार्ड पंच करके आप किसी प्लांट में या किसी प्रीमिसेस में एंटर होते हैं, तो जब एमरजेंसी में इवैक्यूएट करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे कितने नंबर ऑफ पीपल प्लांट पे आए थे या कितने नंबर ऑफ पीपल बिल्डिंग में एंटर हुए थे, और एमरजेंसी इवैक्यूएशन के बाद असेंबली पॉइंट के ऊपर कितने बंदे हैं, कंपैरिजन करके हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने बंदे जो हैं वो ट्रैप रह गए हैं।
उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है हु गिव्स रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड हेल्प। रेस्क्यू टीम में कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे? स्पेशल रेस्क्यूअर की टीम होगी या हम आउटसोर्स करेंगे, इन केस ऑफ एमरजेंसी हम बाहर से किसी टीम को कॉल करेंगे, या फिर फर्स्ट एड कौन प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग्स किस किस को प्रोवाइड की जाएंगी। तो यूजुअली क्या होता है कि जिस ग्रुप में लोग काम कर रहे होते हैं या जिस सेक्शन में लोग काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से ही कुछ लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवा दी जाती है ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सके। मूविंग ऑनवर्ड, नेम्स एंड जॉब टाइटल्स ऑफ द पीपल कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एमरजेंसी। सिंपल इज दैट, पोस्टर लगे होते हैं जगह जगह के ऊपर आपने मतलब क्या जैसे नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर मेंशन किया होगा एक साइनेज बोर्ड लगा के कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने किस नंबर के ऊपर कॉल करना। जैसे गल्फ में यूजुअली आप देखेंगे 911 का नंबर लिखा होता है या कोई प्लांट के अदर नंबर्स लिखे होते हैं जिसके ऊपर आप इन केस ऑफ एमरजेंसी, और स्पेशली जहाँ पे एमरजेंसी फ़ोन कॉल बूथ लगा होता है वहाँ उसके साथ ही इसका एक पूरा चार्ट टाइप लगा होता है कि आपने किस एमरजेंसी में किस नंबर के ऊपर कॉल करनी है। मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एमरजेंसी एक्शन प्लान। एमरजेंसी एक्शन प्लान की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स इन एमरजेंसी एक्शन प्लान। कौन कौन से पॉइंट हैं जनाब? अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अलार्म सिस्टम, सो पीपल नो व्हाट द अलार्म्स मीन। सिंपल इज दैट, अगर हम किसी प्लांट के ऊपर जाएंगे, स्पेसिफिकली जब ऑयल एंड गैस के प्लांट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर अलार्म को टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि लोग फेमिलियर हो जाएंगे कौन सा अलार्म किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। लेट्स सपोज दैट फायर इमरजेंसी होगी तो अलार्म की जो रिदम है वो एक अलग रिदम होगी। अगर टॉक्सिक गैस रिलीज होगी तो जो अलार्म है उसकी रिदम अलग होगी। अगर कोई फ्लेमेबल गैस रिलीज हुई है तो जो अलार्म है उसकी जो रिदम मतलब के ऑन ऑफ होने के पैटर्न जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ताकि लोगों को पता चल सके, वर्कर्स को पता चल सके कि ये एमरजेंसी किस तरह की एमरजेंसी है। मूविंग ऑनवर्ड, अ बैकअप कम्युनिकेशन सेंटर इन केस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। देखिए, अगर बेसिक कोई हमारे पास ऑन फैसिलिटी हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इन केस ऑफ फायर जिसकी वायरिंग डैमेज हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में हमारे पास एक सेकंड, जैसा कि रेडियो वॉकी टॉकीज़ हैं उनके लिए किसी वायरिंग या वायर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का हमारे पास निज़ाम होना चाहिए कि इन केस ऑफ फायर और एक्सप्लोजन हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट इज अ सेफ प्लेस ऑन साइट आर ऑफ साइट टू कीप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की तरफ जाता है कि इन केस ऑफ अ मेजर डिजास्टर कंपनी के जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको हम कैरी ऑन कर सकें। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कहते हैं। तो यूजुअली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं या आप ये कह लें कि बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनका बैकअप होना चाहिए कि इन केस ऑफ अ मेजर डिजास्टर भी कंपनी जो है वो सस्टेन कर सके। मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले, व्हेन मेकिंग द इमरजेंसी एक्शन प्लान इट्स इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हेन इट्स सेफर टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग। अब हम देखेंगे कि थोड़ी सी फायर हुई है, किसी हल्के से पेपर्स को आग लगी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर जाएंगे। हम देखेंगे किस थ्रेशोल्ड के ऊपर ये चीज़ सेफ होगी रादर देन फायर फाइटिंग के, रादर देन स्टेइंग इन द बिल्डिंग के, कि हम क्या करें बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर जाएं। तो ये चीज़ हम प्रोसीजर्स में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट, व्हेन इट्स बेटर टू स्टे इनसाइड, शेल्टर इन प्लेस। शेल्टर इन प्लेस यूजुअली अगर टॉक्सिक गैस प्लांट्स के ऊपर जैसे सल्फर प्रोसेसिंग यूनिट है उनके ऊपर शेल्टर इन प्लेस होते हैं कि इन केस अगर मेजर गैस रिलीज हो जाती है तो आप शेल्टर इन प्लेस में चले जाएंगे। वहाँ पे जो आपको एयर की सप्लाई है वो थोड़ा डिस्टेंस से आ रही होती है, थोड़ा टनल या डक्ट से आ रही होती है, जहाँ पे टॉक्सिक गैस के एक्सपोजर के चांसेस जो होते हैं वो मिनिमल हो जाते हैं। या फिर बिल्डिंग्स में भी इन केस ऑफ मेजर वेदर कंडीशंस पे, लेट्स सपोज दैट बहुत ज़्यादा हरिकॉन चल रहा है या बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो रही है, तो उसमें हम आउटसाइड द बिल्डिंग नहीं जाएंगे बल्कि इनसाइड द बिल्डिंग जो शेल्टर इन प्लेस होंगे उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, कब उनको यूज़ करना है और कब हमने बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है, ये प्रोसीजर्स में मेंशन होगा। नेक्स्ट इज हु इज इंचार्ज ड्यूरिंग द एमरजेंसी। बेसिकली इंसिडेंट कमांडर जो होता है वो इंचार्ज होता है, वो लीड कर रहा होता है सारे इवैक्यूएशन और एमरजेंसी मैनेजमेंट को। तो ये मेंशन किया जाएगा विद नेम विद डेजिग्नेशन कि इन केस ऑफ एमरजेंसी कौन इंचार्ज होगा पर्टिकुलरली उस एमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। मूविंग ऑनवर्ड, द एग्जिट एस्केप रूट्स एंड एग्जिट डोर्स। हम देखेंगे कि एग्जिट एस्केप डोर्स किस तरफ हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि उनके दरमियान में कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, कोई उनके दरमियान में इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इवैक्यूएशन के टाइम के ऊपर जो है वो ट्रिपिंग का हैजर्ड का बायस बने या कोई और हैजर्ड जो है उसको रेज करे। तो यूजुअली 2 वॉकवेज या 2 हमने एग्जिट डोर्स रखे होते हैं, वे रखे होते हैं जो अच्छी बिल्डिंग डिज़ाइन होती हैं, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर इन केस ऑफ फायर एमरजेंसी अगर एक साइड के ऊपर फायर है तो आप सेकेंडरी रूट को यूज़ करते हुए वहाँ से उस बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, एग्जिट रूट्स को हम डिटेल में देखते हैं।
तो एवरी वर्क प्लेस शुड हैव एटलीस्ट 2 एग्जिट रूट्स। जैसे हमने पहले बात कर ली कि एटलीस्ट 2 एमरजेंसी रूट्स होने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर एक साइड से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल है तो आप सेकेंडरी रूट को यूज करते हुए बिल्डिंग को एवैक्यूएट कर जाएं। नेक्स्ट इज दीज रूट शुड बी क्लियरली मार्क्ड, अनब्लॉक्ड एंड वेल लिट। लाइट का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए और क्लियरली मार्क होना चाहिए कि ये रूट जो है एग्जिट रूट है, जहां से आप एग्जिट की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज having 2 or more routes to make sure that one path is blocked by the fire, then worker can still escape by using the other part। आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि दूसरा या सेकेंडरी रूट का हमें क्या फ़ायदा होता है कि इन केस हम फर्स्ट या प्राइमरी रूट यूज़ नहीं कर सकते तो हम सेकेंडरी रूट से एवैक्यूएट कर जाएंगे। Then exit doors must be open in the direction of exit travel and should not require any key or special tools to open। सिंपल इज दैट, जो फायर एग्जिट डोर होते हैं उनके ऊपर क्लम्प सा लगा होता है, हैंडल सा लगा होता है, उसको हम पुश करते हैं तो वो डोर इनसाइड से आउटवर्ड की तरफ खुल जाता है, जो कि एवैक्यूएशन को क्या कर देता है, ईजी कर देता है। तो कोई भी ऐसा डोर नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई लॉक लगा हो या जिसको ओपन करने के लिए कुछ स्पेशल टूल हो, बिकॉज इन केस ऑफ फायर एमरजेंसी और इन केस ऑफ टॉक्सिक गैस रिलीज एमरजेंसी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी की से या चाबी से उसको ओपन करें, डायरेक्टली हम उसको पुश करेंगे और वहां से एवैक्यूएट कर जाएंगे। आफ्टर दैट मैप्स आर signages showing you are here and arrow pointing toward the exit doors या exit routes। so simple is that मैप लगे होते हैं बिल्डिंग्स में जिसमें हमें मेंशन होता है कि आप मैप के ऊपर इस जगह पे अभी खड़े हैं, तो जिस जगह पे मैप होता है वहां पे एक डॉट लगा होता है और आफ्टर दैट वहां पे गाइडिंग पाथवे बना होता है कि आप एवैक्यूएशन किस तरफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, एक्सेप्शन टू एग्जिट रूट्स। हम देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शन हैं। तो वर्क प्लेस इज स्मॉल, इफ द वर्क प्लेस, अगर कोई छोटी वर्क प्लेस है, ओनली फ्यू इंप्लॉइज आर देयर, देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एमरजेंसी रूट्स। वहां पे एक एमरजेंसी रूट भी होगा तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि जनाब बिल्कुल छोटी सी कंपनी है और वहां पे भी 2 या 3 सेकेंडरी रूट्स होने चाहिए। अगर बिल्कुल बिल्डिंग ही छोटी सी है, मतलब 2-3 कमरे हैं जस्ट वहां पे, तो एक अगर एग्जिट रूट भी है तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारे पास नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं। मोस्ट वर्क प्लेसेस नीड एटलीस्ट 2 एग्जिट रूट्स। बाद में वो इसको जस्टिफाई भी कर देता है कि ये सिर्फ लिमिटेड वर्क प्लेसेस के लिए, हर वर्क प्लेस के लिए यूटिलाइज नहीं होगा कि एक ही एमरजेंसी एग्जिट रूट हो, तो एटलीस्ट 2 एमरजेंसी एग्जिट रूट्स आर रिक्वायर्ड। देन इज बट in some cases only 1 exit route is allowed depending upon the circumstances, depending upon the number of workers, depending upon the hazard कितना है वहाँ पे फायर का। लेट्स सपोज एक स्कूल है सिंपल, वहाँ पे कोई हमारे पास टॉक्सिक गैसेस स्टोर नहीं है, वहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन स्टोर नहीं है, फायर होने के मिनिमल चांसेस हैं, तो वहाँ पे एक एग्जिट रूट भी होगा तो वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्डिंग इज स्मॉल और सिंपल लेआउट है तो सिंपल इज दैट हम सिंगल एग्जिट रूट यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड स्टेप्स ऑफ द वर्क प्लेस अलाउज एवरीवन टू लीव क्विकली। अगर कोई इस तरह का हमारे पास बिल्डिंग है या इस तरह की हमारे पास फैसिलिटी है जहां से वर्कर्स क्विकली एग्जिट हो जाते हैं, तो वहां पे भी एक एग्जिट रूट से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, एम्प्लॉइज असाइंड टू असिस्ट विद इवैक्यूएशन। सिंपल इज दैट किन एम्प्लॉइज की जिम्मेदारियां लगाई जाती है। लेट्स सपोज दैट कोई वल्नरेबल पीपल है, वहां पे एक बंदा है जिसकी मतलब कि जो चल नहीं सकता, मोबिलिटी इश्यूज है, वो व्हील चेयर के ऊपर है, तो डेफिनेटली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो खुद इवैक्यूएट नहीं होगा, तो हम किसी इंप्लॉई को उसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखते हैं जनाब, नो द वर्क प्लेस लेआउट एंड बैकअप एस्केप रूट्स इन केस ऑफ मेन पाथ इज ब्लॉक। आपको बैकअप रूट्स का पता होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी रूट्स का आपको पता होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ को वर्कर हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प। जैसे मैंने बात कर दी कि कुछ वल्नरेबल पर्सनस हैं जो खुद से इवैक्यूएट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हमें उनके लिए एक वर्कर असाइन करना पड़ेगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने तो एग्जिट करना ही करना है, साथ में ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने इसकी व्हील चेयर को मूव करना है या आपने इसको कैरी करके बाहर लेकर जाना है। तो इस तरह से हम पर्सन को असाइन कर देते हैं अगर किसी को वर्कर को स्पेशल हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे शटडाउन ऑपरेशंस की। हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम किस लेवल के ऊपर जाकर शट डाउन करेंगे, कौन बंदे शट डाउन करेंगे और जो बंदे शट डाउन करने के लिए पीछे रहेंगे उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले सम एम्प्लॉइज वे स्टे टू शट डाउन द इक्विपमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। डेफिनेटली बंदों ने ही प्लांट को या इक्विपमेंट को शट डाउन करना होता है। देन मस्ट एक्सप्लेन देयर स्टेप बाय स्टेप शट डाउन टास्क। उनको बताया जाए कि पहले हमने किस चीज़ को शट डाउन करना है, फिर हमने किस चीज़ को शट डाउन करना है। इट्स नॉट लाइक अ सिंपल पंप जो हमारे घर में लगा होता है कि हम बटन बंद करेंगे तो प्लांट शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन के प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि जो बंदे वहाँ पे रह गए हैं इमरजेंसी शटडाउन के लिए, उनके लिए स्पेशल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी बनाए जाएं। नेक्स्ट, दे मस्ट नो व्हेन टू स्टॉप एंड इवैक्यूएट इमीडिएटली इफ इट्स अनसेफ। उनको भी बताया जाएगा कि किस लिमिट तक आपने स्टे करना है और उसके बाद आपने
अगर नहीं भी हो पा रहा शटडाउन या कुछ मतलब डिजास्ट्रियस कंडीशंस वहाँ पे बन गई तो आपने वहाँ से एस्केप कर जाना है। देन लेबल यूटिलिटी शट ऑफ लोकेशंस का पता होना चाहिए, गैस पावर वाटर फॉर इजी एक्सेस बटन्स के ऊपर कोडिंग शोडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये ऑलरेडी भी जिस भी हम कंट्रोल रूम में देखेंगे वहाँ भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। देन ओनली ट्रेन्ड स्टाफ शुड हैंडल द शटडाउन, मतलब कि सिंपल एग्जैक्ट हर बंदा शटडाउन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करवा सकता, हर बंदा प्लांट को शटडाउन नहीं कर सकता। तो जिन बंदों की ट्रेनिंग करवाई गई है वही सिर्फ साइट पे रहेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी टू शट डाउन द प्लांट। देन इन स्मॉल वर्क प्लेसेज शो वेयर एमरजेंसी क्रू कैन शट डाउन द थिंग्स। सिंपल इज दैट जो स्मॉल वर्क प्लेस है उसमें भी ये चीज़ मेंटेन की जाएगी कि किस तरह से इस चीज़ को शट डाउन करना और कौन बंदे इनको शट डाउन करेंगे। एंड आफ्टर दैट इफ डेंजर ग्रोज स्मोक फायर लीव फास्ट नो डिलेज। अगर सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस इस तरह की बन रही है कि कंट्रोल रूम में फायर हो गई है या वहाँ पे स्मोक बन रहा है या फायर जो है वो ग्रो कर रही है, तो आपने शटडाउन प्रोसीजर्स को भी फॉलो नहीं करना बल्कि आपने वहाँ पे इवैक्यूएट कर जाना है, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। तो आपने क्या करना है वहाँ से इवैक्यूएट कर जाना। जो भी क्रू वहाँ पे शटडाउन के लिए असाइन है वो उस साइट को क्विट कर जाएगा, लीव कर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉइज। तो अकाउंटिंग क्या होता है कि डेजिग्नेटेड सेफ असेंबली एरियाज इंडोर एंड आउटडोर वेयर पीपल मस्ट गैदर आफ्टर इवैक्यूएटिंग, उन साइट्स के ऊपर असेंबली पॉइंट के ऊपर हम हेड काउंट करते हैं। तो कंडक्ट इमीडिएट हेड काउंट यूजिंग टीम रोस्टर इफ टू वेरीफाई ऑल वर्कर्स आर इवैक्यूएटेड। हम सुबह की अटेंडेंस के अगेंस्ट हम चेक करेंगे, अगर लेट्स सपोज दैट 700 वर्कर्स साइट पे आए हैं तो 700 वर्कर्स डिफरेंट असेंबली पॉइंट्स के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद जनाब ट्रेन एम्प्लॉइज टू स्ट्रेट असाइन टू द असेंबली पॉइंट ड्यूरिंग द ड्रिल्स एंड इमरजेंसीज। ट्रेन करना है वर्कर्स को कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ड्रिल है, तो डायरेक्टली वो असेंबली पॉइंट पे जाएं, रादर इधर स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर कोई बंदा चला गया या कोई बंदा वॉशरूम एरिया में चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इन केस ऑफ इमरजेंसी डायरेक्टली आपने हेड काउंट असेंबली पॉइंट के ऊपर आना है। देन आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस रेगुलर टू इंश्योर फास्ट एक्यूरेट ड्यूरिंग द ड्रिल्स करवाई जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए ताकि ईजीली इवैक्यूएट किया जा सके साइट को इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉइज वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है 29 CFR 1910-39 फायर प्रिवेंशन प्लान्स, जो कि बेसिकली इमरजेंसी से ही रेलिवेंट है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फायर प्रिवेंशन प्लान्स। तो बेसिकली फायर प्रिवेंशन प्लान आउटलाइन द प्रोसीजर्स टू एलिमिनेट फायर हैजर्ड एंड इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी। तो ये मेक श्योर करते हैं कि हम फायर हैजर्ड को एलिमिनेट कर दें और वर्क प्लेस सेफ्टी को क्या करें, मेंटेन करें। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर प्रिवेंशन प्लान? प्रिवेंट वर्क प्लेस फायर बाई आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द फायर हैजर्ड। मतलब कि फायर प्रिवेंशन प्लान फायर होने से पहले ही हम उसको क्या कर दें, उसके हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसे हम फायर प्रिवेंशन प्लान कहेंगे। एंड सेकंड पर्पस क्या है? इंश्योर एम्प्लॉइज सेफ्टी थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी ड्रिल्स एंड प्रिपेयर्डनेस। हम ये मेक श्योर करेंगे कि एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर जो है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स करवाई जाए, उनको इमरजेंसी रेडीनेस के बारे में बताया जाए कि इन केस ऑफ फायर अगर प्रिवेंशन प्लान में के बावजूद भी फायर हो जाती है तो आपने किस तरह से उस इमरजेंसी को टैकल करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हमारे पास फायर प्रिवेंशन प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोवाइड सेफ टूल्स ट्रेनिंग्स एंड फिक्स हैजर्ड्स क्विकली। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द फायर प्रिवेंशन प्लान के अच्छे टूल्स प्रोवाइड करें, जैसे कि अच्छी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होंगी तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क नहीं होगा तो फायर होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएं कि किस तरह से फायर हैजर्ड को मिनिमाइज करना है, और जो हैजर्ड्स हैं, जो भी कोई मतलब कि ऐसी चीज़ें जहाँ से फायर होने के चांसेस हैं, उनको क्विकली ठीक किया जाए, रिप्लेस किया जाए, ताकि फायर हैजर्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए, फायर हो ही ना। सेकंड इज प्लान एडमंस क्या करे जनाब? क्रिएट एंड मेंटेन फायर प्रिवेंशन प्लान को मेंटेन करे, अपडेट करे ईयरली और वर्कर्स को ट्रेन करे। ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरवाइजर क्या है? चेक फॉर फायर रिस्क डेली एंड इंश्योर टीम टू फॉलो सेफ्टी स्टेप्स। मेक श्योर करे कि कोई बंदा अनसेफ हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म ना करे और फायर रिस्क को डेली बेस के ऊपर चेक किया जाए और उसको एलिमिनेट करने की ट्राई की जाए। इंप्लॉइज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपोर्ट हैजर्ड, नो एग्जिट रूट एंड अटेंड ऑल सेफ्टी ट्रेनिंग्स। कोई भी अगर हैजर्डियस मतलब कि चीज़ हाईलाइट होती है, कोई केमिकल स्पिल है, कोई हाइड्रोकार्बन स्पिल है, कहीं से कोई ऑयल या गैस लीक हो रही है तो उसको टाइमली रिपोर्ट किया जाए, या कहीं पे कोई हमारे पास इग्निशन सोर्स है या कोई बंदा गलत तरीके से हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फायर प्रिवेंशन प्लान के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लिस्ट ऑल फायर हैजर्ड्स, केमिकल इक्विपमेंट्स एंड इग्निशन सोर्स। इन सब चीज़ों को लिस्ट किया जाए ताकि हम इनको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल फ्लेमेबल वेस्ट, सेफ स्टोरेज एंड रेगुलर क्लीन अप। मतलब कि हम हाउस कीपिंग करें, चीज़ों को क्लटर को, मतलब जहाँ पे स्पेसिफिकली हॉट वर्क एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे कोई
साथ में हमारे पास फ्लेमेबल गैस या लिक्विड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलर स्टोरेज और मेंटेन की जाए वहाँ पे क्लीन अप एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज मेंटेन सेफ गार्ड, इंस्पेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म ऑन रूटीन बेसिस, इनको चेक किया जाए कि ये ओके हैं, यूजेबल है, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर डाउन तो नहीं हुआ, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी स्मॉल फायर के ऊपर इनको यूज़ करके फायर को प्रोपेगेट करने से बचाया जा सके। देन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएँ और कि आपने कहाँ पे किस टाइम पे चीज़ों को यूटिलाइज करना है फायर प्रिवेंशन के लिए, स्पेसिफिकली हॉट वर्क एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे कि फायर वॉचर को हम असाइन करते हैं ताकि फायर हैजर्ड को हम मिनिमाइज कर सकें। देन ट्रेन द एम्प्लॉयज़ प्रॉपर हैंडलिंग एमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए ताकि उनको फायर प्रिवेंशन प्लान के बारे में पता हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रैक्टिस फॉर फायर प्रिवेंशन प्लान। तो प्रैक्टिस क्या है हमारे पास, रिड्यूस क्लटर, सबसे पहले क्लटर को रिड्यूस किया जाए, स्टोर ओनली व्हाट यू नीड एंड कीप एग्जिट डोर क्लियर, सिंपल इज दैट, जितने कोई भी हमें फ्यूल या कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए उतने ही हम स्टोर करें, ज़्यादा को हम स्टोरेज फैसिलिटी पे ना लेकर आएँ, अलग से वेयर हाउस में कीप करें। नेक्स्ट इज क्लीन एज यू गो, जब भी आप कोई काम या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें या कोई ऑयल स्पिलेज हो जाए या कोई हमारे पास फ्लेमेबल केमिकल की स्पिलेज हो जाए तो उसको क्विकली जो है वहाँ से रिमूव किया जाए। स्टोर केमिकल सेफली, उनको प्रॉपर फ्लेमेबल वेंटिलेटेड एरिया में जहाँ पे फ्लेमेबिलिटी के चांसेस कम हो जाएं, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया हो, हीट और स्पार्क सेंसर्स वहाँ पे लगे हों, चीज़ों को मतलब कि इस तरह से स्टोर करें कि वहाँ पे मिनिमम अकमुलेशन ऑफ फ्यूम्स या गैस के मिनिमम अकमुलेट होने के चांसेस हों और हम वहाँ पे स्पार्क्स या इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करें। देन चूज सेफर एंड सेफर क्लीनर्स, ऐसे क्लीनर यूज़ करें जिसमें हाइड्रोकार्बन्स ना हो, मतलब कि ऑयल बेस्ड कोई भी क्लीनर यूज़ ना करें जो कि हमारे पास फायर और एक्सप्लोजन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल द हॉट वर्क एक्टिविटीज़, कोई भी हॉट वर्क वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग है तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाएँ, प्रॉपर बॉक्स अप किया जाए, प्रॉपर परमिट इशू किया जाए, प्रॉपर फायर वॉचर जो है उसको असाइन किया जाए और गैस टेस्टिंग की जाए, इस तरह के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट हम चलेंगे हैजर्ड्स ऑफ फायर की बात करते हैं। तो हैजर्ड दैट फायर कैन कॉज आर फॉलोइंग, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से फायर के चांसेस होते हैं, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग या ओपन फ्लेम से फायर के चांसेस होते हैं, स्मोक इन द वर्क प्लेस, मतलब ये भी फायर का एक प्रॉपर हैजर्ड है, केमिकल हैजर्ड, केमिकल भी फायर को प्रमोट करते हैं, अगर ऑक्सीडाइजर और हमारे पास फ्लेमेबल केमिकल तो आपने इकट्ठे स्टोर किए हुए हैं तो पोर्टेबल हीटर्स जो है ये भी फायर को डेफिनेटली प्रमोट करते हैं या वर्क प्लेस या ऑफिस में फायर का बायस बनते हैं। तो इन हैजर्ड्स को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिकल को, हॉट वर्क एक्टिविटी को, स्मोकिंग ऑन द साइट, मतलब कि सिंपली दैट लेट्स सपोज दैट अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है साइट के ऊपर तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि ये मतलब फायर की तरफ लेकर जा सकता है, एक लापरवाही की वजह से फायर की तरफ लेकर जा सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली राइट टूल फॉर द राइट जॉब, ओनली यूज रेटेड स्पेसिफिक फायर एक्सटिंग्विशर, जैसा कि अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास क्लास A फायर है तो वहाँ पे हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर केमिकल फायर है तो रेलिवेंट टू द केमिकल ड्राई पाउडर जो है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। देन कोरियन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द मेटल पार्ट्स फ्रॉम रस्टिंग, अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको लिक्विड में ना रखें, मडी एरिया में ना रखें जहाँ पे उसको रस्टिंग या जंग लगने के चांसेस हों। देन वेदर रेजिस्टेंस डिज़ाइन होना चाहिए, उनको किसी बॉक्स में या लकड़ी के डब्बे में रखें ताकि आउटडोर हीट, कोल्ड या वेदर कंडीशंस जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स को इफेक्ट ना कर सके। इजी एक्सेस और विजिबल होने चाहिए, मतलब कि इनको प्रॉपर्ली रेड कलर साइनेज के साथ मार्क किया होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स को ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि सिस्टम्स के साथ ऑटोमेटेड है और खुद विद हीट सेंसर या फिर मतलब किसी भी ट्रिगर के साथ वो चलते हैं, तो ये फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। और इसी किस्म से मिलता जुलता हमारे पास फायर स्प्रिंकलर सिस्टम भी होते हैं। सेकंड इज पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जो हम बड़ी इजीली हमें पता है कि हम जिनको कैरी कर सकते हैं और इन केस ऑफ फायर हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। पास एक एक्रोनॉमी है, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड बाई साइड। ये एक एक्रोनॉमी है कि हम किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑनवर्ड, फायर प्रिवेंशन प्लान, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जनाब हम मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड फायर प्रिवेंशन प्लान ड्यूटीज, नो देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फायर प्रिवेंशन प्लान। मेक श्योर किया जाए कि वर्कर्स को उनकी ड्यूटीज़ का पता हो। ट्रेन द एम्प्लॉयज़ कि आपने किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। टीच द फायर रिस्क, बताया जाए कि फायर रिस्क किन किन जगहों पे, किन किन सेक्शंस में, किन किन एक्टिविटीज़ में हो सकता है। कीप रिकॉर्ड्स, हर चीज़ का हम रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि फायर को
मिनिमाइज कर सके। तो ये था हमारे पास फायर प्रिवेंशन प्लानिंग एंड इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, ट्राई किया कि जो मैक्सिमम नॉलेज हम इसमें डिलीवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। If you found this lecture helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much for watching.